हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो होने वाला है दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश। इसका हम जो है पहले से कुतुबुद्दीन ऐबक को कवर कर चुके हैं और साथ ही साथ जो है हमने आराम शाह और शहाबुद्दीन इल्तुतमिश को हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो है अब हमें शुरू करना है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। पर इससे पहले कि हम इसे शुरू करें, ठीक है, हम एक बारी क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, कि हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा, ठीक है, ताकि लिंक जो है हम बेटर वे में कर पाएँ। तो हमने देखा जो सबसे पहले शुरुआत की थी इस सल्तनत की कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो गुलाम वंश का संस्थापक था, कुतुबी जनजाति का था, राजधानी लाहौर थी, उसे कई सारे नाम दिए गए थे जैसे लख बख्श, हातिम ताई, कुरान खां, गॉड ऑफ मून, पीर बख्श से पासलाकार, जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हो जाती है। तो हमने पढ़ा था कि बचपन में जो है उसको जो है फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने ख़रीदा, गौरी को बेचा, जो मोहम्मद गौरी हमने बात किया था टर्किश इन्वेजन के टाइम, उसने ख़रीदा, उसने विश्वास जीता और उसी तरह जो है मालिक के तौर पर उसने जो है पूरे सिस्टम को चलाया। उसका ये जो है एक बहुत ही दयालु जो है सुल्तान था, ठीक है, सुल्तान नहीं कह सकते क्योंकि सुल्तान की तो उपाधि नहीं ली थी, पर रूलर अच्छा था, दिल का बहुत अच्छा था, दयालु था। उसके बारे में जो है हमें रेफरेंस मिलता है हसन निज़ामी की ताजुल मासिर से, जो कि फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री है दिल्ली सल्तनत की। उसने कौन कौन से जो है मॉन्यूमेंट्स बनवाए, तो उसमें है कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, महरौली को उसने बसाया और इवन जो है बुंदेलखंड के शासक परवर्ती देव को उसने हराकर कालीजर का दुर्ग जो है अपने एरिया में, मतलब बस अपने शासन में कर लिया। अब हम उसके बात करें कि उसको क्या प्रॉब्लम्स आई उसके रूल में, तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसके साथ के जो दूसरे दास थे गौरी के, वो जो है वो भी क्लेम कर रहे थे, जैसे यल्दोस और कबूचा। तो कबूचा से तो उसने अपनी बहन की शादी करा दी, तो सिचुएशन हल हो गई और यल्दोस के डर के कारण वो कभी दिल्ली नहीं गया। आराम शाह जब इसके बाद शासक बना, तो इस टाइम जो है जितने भी बेसिकली उसके वो थे स्लेव्स, वो सब के सब क्लेम करने लगे और इवन रीजनल लेवल पर भी जो है लोग अपने आप को डिक्लेयर करने लगे एज अ किंग। बंगाल और बिहार का जैसे अली मर्दान, ठीक है। तो इसीलिए जो है अमीर अली इस्माइल ने जो है गवर्नर जो था बदायूं का इल्तुतमिश, उसको इनवाइट किया और बैटल ऑफ जून के थ्रू जो है इल्तुतमिश जो है आराम शाह को हरा के गद्दी ले लिया। हमने ईरान जो है इल्तुतमिश की बात की थी, ये भी जो है एक स्लेव था जिसे ऐबक ने 1 लाख जित्तल में ख़रीदा था। ये सबसे पहले जो है इसे ग्वालियर की इक्ता मिली थी, पर ये जब शासक बना तो ये बदायूं का इक्तेदार था। इसने जो है मोहम्मद गौरी को जब खोखर मार रहे थे उस समय काफ़ी हेल्प किया था और उसे बचाया था, तो इसीलिए जो है उसने इसे दास्ता से मुक्ति करवाने का आदेश दिया था ऐबक से, है ना, और इसीलिए इसे जो है वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। इसने कई तरह के सिक्के छपवाए, टकसाल के नाम लिखवाए और एक दल चालीसा बनाई पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से इफेक्टिवली चलाने के लिए। 40 लोगों की एक तुर्के चहलगानी इस्टेब्लिश की, इक्ता सिस्टम को इस्टेब्लिश किया और इसके रीजन को पढ़ने के लिए हमें अप्रॉक्सीमेटली 3 रीजन जो है 3 टाइम पीरियड्स में बांटा, जिसमें पहला जो था सप्रेशन का था, है ना, जिसमें यल्दोस जो था वो उसको जो है एरिया से ख्वारिज़म का शाह हटा देता है। अब ख्वारिज़म का शाह जब यल्दोस को हटा देता है तो यल्दोस कुबाचा के एरिया में आ जाता है पंजाब में, और पंजाब से जो है कुबाचा लाहौर आ जाता है। इसीलिए जो है तराइन का 3rd वॉर होता है जिसमें इल्तुतमिश और यल्दोस लड़ते हैं और इल्तुतमिश जो है इसमें जीत जाता है और वो कुबाचा को भी आगे चल के हरा देता है। अब टेरर ऑफ रीजन ऑफ चंगेज़ खान, तो इस समय क्या होता है, मंगोल का जो चंगेज़ खान था उसको ख्वारिज़म का शाह का साम्राज्य पर अधिकार कर लेता है, इसलिए जो ख्वारिज़म का शाह जो है यल्दोस को भी पराजित कर गजनी पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। अब क्योंकि जो है ख्वारिज़म के शाह का साम्राज्य चंगेज़ खान ने छीन लिया था, तो उसका जो पुत्र था जलालुद्दीन मकबरनी,
उसने चंगेज़ खान की जो है हत्या कर दी। अब चंगेज़ खान की हत्या कर दी तो ऑब्वियस सी बात है अब उसके सक्सेसर तो शांत नहीं बैठेंगे, इसीलिए जो है वो आगे इधर अटैक करने की कोशिश करते हैं। वहीं जो जलालुद्दीन मकबरनी है वो खोखरों के साथ मिलकर आगे पंजाब तक बढ़ जाता है और जो है इल्तुतमिश से बोलता है कि भाई प्रस्ताव भेजता है तुम मेरे हेल्प करो तो आगे मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। पर इल्तुतमिश ये बात नहीं मानता है और इवन मकबरनी जो है उस समय पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है, इसीलिए वो अपनी सेना भेजकर जो है उसे हरा देता है और इसी समय जो है वो कुबाचा को भी हरा देता है। ठीक है, कुबाचा को भी वॉर करके हरा देता है। तो ओवरऑल उसका सारा टेंशन खत्म इधर से। ये जो है अब लास्ट पीरियड जो होता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर का होता है जिसमें मंगोल्स का कोई डर नहीं रहता है। तो अब वो बंगाल की जो प्रॉब्लम थी उसको भी सॉल्व करता है। बंगाल का जो अली मर्दान था उसको जो है वहाँ का इवाज नामक जो खिलजी अमीर था उसने मार के खुद को जो है वहाँ का सुल्तान बनाया। तो अब उसे वॉर करके उसे हराकर अपने अधीन शासन करने के लिए उसको मना लिया। तो उसे फिर से वहाँ का गवर्नर बना दिया इवाज को और इवाज फिर से खुद को स्वतंत्र घोषित करता है। तो इसीलिए जो है इल्तुतमिश जो है अब उसे मारकर अपने बेटे नसीरुद्दीन को ग्वालियर का बेसिकली वो ग्वालियर कह रही बंगाल का गवर्नर बना देता है। ऐसे ही अजमेर और काफ़ी सारे क्षेत्रों में जो है वो जीत पाता है और वो दिल्ली में जो है कुतुब मीनार का निर्माण कराता है। नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा बनवाता है सुल्तानगढ़ी में जो पहला मकबरा होता है। ठीक है, फिर नागौर में आसार किन का दरवाज़ा बनवाता है। बदाऊं यूपी में हौज की शम्मी ईदगाह जो है ईदगाह बनवाता है। दिल्ली में इल्तुतमिश का मकबरा स्क्रीच पद्धति में बनवाता है। और एट द एंड वो जो है जब लास्ट में बामियान के आक्रमण के लिए जा रहा था तो उस समय जो है बीमार होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। बट उससे पहले वो अपना जो है वंशानुगत सत्ता स्थापित करने की कोशिश करता है जिसमें वो पहले ही क्लियर करके जाता है कि इसके बाद जो उत्तराधिकारी बनेगा वो उसकी बेटी रज़िया बनेगी। ठीक है, हम यहाँ तक ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आई होप आपको ये सब याद होगा। तो अब हम देखते हैं इसके बाद जो है हम बात करने वाले हैं रुक्नुद्दीन फिरोज शाह की जो बेसिकली 1 साल के लिए जो है शासन करता है। तो ये जो है इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा होता है। अब हमने इतनी बड़ी गाथा पढ़ी तो उसमें हमने देखा कि भाई रज़िया सुल्तान की बात की गई कि उत्तराधिकारी उसे चुना गया, बट हम बात कर रहे हैं रुक्नुद्दीन फिरोज शाह की। तो हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो इसका बड़ा बेटा था बेसिकली इल्तुतमिश का, इसने जो है अपने पिता की घोषणा के खिलाफ जाके इल्तुतमिश के जो है मृत्यु के बाद दिल्ली के सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई हमने रज़िया नाम बहुत सुना है कि रज़िया गद्दी पर बैठी थी। तो रज़िया जो है कैसे राजगद्दी पर बैठ पाई, वो कैसे जो है अपने भाई को हरा पाई, रुक्नुद्दीन फिरोज शाह को उस गद्दी से उतार पाई। तो पहला पॉइंट पे हम बात करते हैं जैसे रज़िया राजगद्दी पर उस कारण बैठ पाई कि तुर्कदास अधिकारियों का एक सबल समूह ने जिसने बदायूं, मुल्तान, हासी और लाहौर के हाकिम प्रमुख थे इल्तुतमिश के पुत्र रुक्नुद्दीन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो ओवरऑल क्या है, जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के लोग थे जैसे मुल्तान, हासी, लाहौर, ठीक है, यहाँ बदायूं, तो यहाँ के जो लोग थे वो इसके विरुद्ध थे। वो नहीं चाहते थे ये जो है सत्ता संभाले। और वहीं जो इल्तुतमिश का जो वज़ीर था निज़ामुल मुल्क जुनैदी, ये भी विद्रोही बन गया था। तो सब जो है इसको तो नहीं चाहते थे, क्लियर था कि नहीं चाहते थे। तो रुक्नुद्दीन फिरोज शाह जो था वो भी इवन सम्राट बनने के लिए भाई बिल्कुल भी ठीक या एक योग्य उम्मीदवार नहीं था, क्योंकि ये तो भाई अपनी सारी लग्जरीज में ही डूबा रहता था, विलास में डूबा रहता था। राजकाज के जो काम होते हैं वो देखता नहीं था, उल्टा अपनी माँ शाह तुर्कान के अपने हाथों में उसने सारा सिस्टम सौंप दिया। अब क्योंकि इसकी जो माँ तुर्कान थी वो एक तुर्की दासी थी, तो भाई वो उन लोगों से बदला लेने में लग गई जो भाई उसको नीचा दिखाते थे। तो अब वो प्रशासन की प्रधान ज़रूर बन गई, पर वो प्रशासन चलाने पे ध्यान नहीं, प्रतिशोध पर ध्यान देने लगी। ठीक है, जिसकी वजह से इफ़ेक्टिव तो सिस्टम नहीं चला पाएगी। तो ओवरऑल जो है इसके सिस्टम में भी काफ़ी विद्रोह और ये सब चल रहे थे। तो उस समय क्या होता है, रुक्नुद्दीन एक दिन इन विद्रोह को ही बेसिकली हैंडल करने के लिए जब बाहर गया तो रज़िया मस्जिद में प्रवेश करके जाती है, दिल्ली के लोगों से बोलती है कि उसकी हत्या करने की साजिश की जा रही है। ठीक है, इसीलिए उसका समर्थन दे, उसे राजगद्दी की दावेदारी दे।
तो ओवरऑल जब वो गया तो उस समय पे लोगों के सपोर्ट के साथ जो है रज़िया सुल्तान जो है सुल्तान बनती है। ठीक है, जो 1236 से लेके 1240 तक जो है वहाँ की सुल्तान रहती है तकरीबन 4 साल के लिए। ठीक है, अब चलिए रज़िया सुल्तान आ गई। अब ये कौन थी? ये शाह तुर्कान को जो है गिरफ्तार करके जो है रज़िया दिल्ली की पहली एकमात्र महिला शासिका थी। ठीक है, पहली फीमेल थी। जहाँ रज़िया ने क्या किया, पर्दा प्रथा को भी त्यागा, जो बेसिकली पुरुषों के सामने उस समय पे वस्त्र धारण करके किया जाता था, उसको जो है उसने त्यागा, क्योंकि भाई उसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स करने हैं, दरबार में बैठना है, तो अब वो इन पुरानी प्रथाओं के साथ तो नहीं कर पाएगी ना, तो इसीलिए जो है उसने उन परंपराओं को भी ठुकराया। अब भाई वो इस्लामिक परंपराओं का उल्लंघन करेगी तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ के जो उलेमाज होंगे, अमीर होंगे, उनको जो है ये चीज़ भाएगी नहीं। और पहली बात तो वो फीमेल है, फीमेल कैसे राज कर रही है ये भी उनकी ऑर्थोडॉक्सी माइंड सेटअप जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए रज़िया को जो है तुर्की अमीरों के किसी भी शक्तिशाली समूह का जो है ठोस समर्थन तो प्राप्त नहीं था, पूरा सपोर्ट तो उसको भी नहीं था, पर फिर भी जो उसकी सत्ता बनाए रखने के उसके कुछ जो है कौशल थे, उसके पास कुछ एबिलिटीज़ थी, पॉलिटिकल एबिलिटीज़ थी, जिसके थ्रू जो है वो इतने साल भी अपनी सत्ता चला पाई। अब उसने ऐसा क्या किया, क्योंकि सपोर्ट तो उसे भी नहीं था, तो उसने एक आइडिया लगाया कि जो भी शक्तिशाली गुट के लोग हैं, बेसिकली जो 40 लोगों का चालीसा बनाया था ना इल्तुतमिश ने तुर्क चहलगानी, उसमें जो 40 लोग थे उनमें से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, जैसे मुल्तान, लाहौर, हासी के, बदायूं के हाकिम, जो भी लोग स्ट्रॉन्ग थे, और जैसे निज़ामुल मुल्क जुनैदी, ये सब जो मिले हुए थे उनको मिले रहने दिया, पर जितने भी स्ट्रॉन्ग थे उन्हें अपने पक्ष में करके रखा कि भाई ये लोग अपना अलग गुट बनाए, कुछ भी करे, बट जो भी स्ट्रॉन्ग लोग होंगे तो डिसीजन जो है किसके हाथ में आएगा, रज़िया सुल्तान के हाथ में आएगा। इसीलिए अकेला जो निज़ामुल जुनैदी है वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसे पलायन ही करना पड़ा। तो ये जो है उन्होंने तरीका निकाला, पर ये भी लॉन्ग लास्टिंग तो है नहीं, इसीलिए और भी वो तरीके अपनाएंगे। जैसे अब रज़िया ने तुर्क चहलगानी का सपोर्ट भी नहीं था, तो उसने उन 40 में से जो 40 प्रशासक बहराम शाह के लिए काम किया करते थे, उन्होंने धीरे धीरे उनको अपने सपोर्ट में लाया। अब कुछ नए लोग भी अपॉइंट करे जो बेसिकली उनके सपोर्ट में हो, ठीक है, कुछ नए अपॉइंट किए, कुछ पुरानों को अपने सपोर्ट में करने की कोशिश की। अब जैसे अतिगन है वो विश्वास पात्र था, उस समय बदायूं का इक़्तिदार था। फिर दूसरा जो है अल्तूनिया, वो भी विश्वास पात्र था, जो बदायूं का इक़्तिदार था। पर एक्चुअल में आगे चल के अगर हम देखेंगे ना, ये दोनों ही इनके विश्वास पात्र नहीं थे, ठीक है, आगे धोखा दे देते हैं इन्हें। तो हम बात करते हैं, अब जो वो रज़िया थी उसके शासन में कभी भी कोई जन विद्रोह नहीं हुआ, ये ज़रूर आप ध्यान रखें, कोई भी जनता का विद्रोह नहीं हुआ। हाँ ठीक है, क्योंकि अब भाई दल चालीसा है और ये फीमेल है और वो इनके शासन को पसंद नहीं करते थे, तो उनके बीच में हाँ विद्रोह होते रहेंगे, उनका जो है गुस्सा दिखता रहेगा, ठीक है, वो कॉमन है, बट कोई जन विद्रोह, लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं हुई इनके शासन से, ठीक है। तो इनके काल में ना एक याकूत खां था जो अमीर आखर के पद पर नियुक्त था। ये मैंने पहले भी बताया था, जो अमीर आखर का पद होता है बेसिकली इसमें अच्छे किस्म के या अच्छे नस्ल के घोड़े होते हैं, उनकी देखरेख के लिए जो है हेड होता है वो होता है। तो इनकी आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। तो इस पोस्ट पर जो है उन्होंने याकूत खां को जो है अपॉइंट किया था। अब पॉइंट ये है कि इसको लेके ना हिस्टोरियंस का डिफरेंट व्यू है कि ये जो याकूत खां को ये पोस्ट दी गई ना, तो ये एक तो ये कहा जाता है कि ये रज़िया सुल्तान का प्रेमी था, इसीलिए जो है उसको ये पोस्ट दी गई। और दूसरी तरफ जो है दूसरे हिस्टोरियंस का व्यू आता है कि ये जो था सुल्तान का प्रेमी नहीं था, बस क्योंकि वो एबल था इस वजह से जो है उसको ये पोस्ट मिली थी। तो इस पे हम बात करते हैं। जो भी हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ये रज़िया सुल्तान का प्रेमी था, वो कहते थे कि ये जो याकूत खां था ना, ये अब सीरियाई हबशी था, ठीक है, और रज़िया का प्रेमी था। अब क्योंकि वो तुर्की और वो अब सीरियाई, तो इसीलिए जो है यहाँ लव ट्रायंगल, जो बेसिकली लव स्टोरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आए।
तो अब याकूत खान जो था इल्तुतमिश के शासनकाल में ही रसोइया था, उनका खानसामा का काम करता था। फिर आगे चल के जो है घोड़ों की रखरखाव भी करने लगा था, इसीलिए उसे शाही घोड़े का रखरखाव करने के लिए बेसिकली अपॉइंट किया था। और रज़िया सुल्तान के काल तक आके बेसिकली इसकी पोस्ट बढ़ जाती है। और क्योंकि अब भाई ये वहाँ मिलते रहते थे कि रखरखाव करता था, और उसकी जब मृत्यु हो गई इल्तुतमिश की, तो धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ने लगी। तो ये जो अमीन थे वो दिल्ली सल्तनत के, ठीक है, वो इसकी आलोचना करने लगे रज़िया की। अब क्योंकि रज़िया ने जो है याकूत खां को अमीर आखूर के पद पे बैठा दिया, जो मैंने अभी बताया, शाही अस्तबल का प्रधान कह लो, शाही घोड़ों की शाला कह लो, ठीक है, उसका प्रधान कह लो। तो इस चीज़ को लेके अमीनों को पसंद नहीं आया। अब वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि जो सतीश चंद्र हैं जैसे हिस्टोरियंस, वो कहते हैं रज़िया का याकूत के बीच कोई भी व्यक्तिगत घनिष्ठता नहीं थी, कोई पर्सनल रिलेशंस तो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि ऐसा कोई भी जो है एविडेंस नहीं मिलता है कि जो मालिक याकूत की नियुक्ति थी तुर्की अमीनों की शक्ति को कम करने के लिए की गई थी, क्योंकि वो गैर तुर्की था ना, ये तुर्की थे, वो गैर तुर्की था। तो ये इसीलिए भी ऐसे नहीं है कि अपॉइंट किया कि जो ये तुर्की लोग हैं इनकी पावर कम करनी है या गुट बनाना की जो स्थिति है उसको कम करना है, ये भी नहीं बोलेंगे हम कि ये टेक्निक अपनाई हो, ये भी नहीं था। तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ तक कि यह आरोप भी कई बार जैसे लगाया जाता है रज़िया पे कि वो जो है उनके टांग पे जैसे हाथ रख के या उन्हें घोड़े पर चढ़ाते थे, उनके कंधे पे या कमर पे हाथ रख के उन्हें घोड़े पे चढ़ाते थे। तो ये सारी कहानियाँ मनगढ़ंत है, क्योंकि जब हम बात करें ना उस समय की, तो उस समय के कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस ने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया। और इवन यहाँ तक ये बताया कि जब रज़िया जाती थी ना लोगों से बाहर मिलने, तो वो हाथी पे सवार होके जाती थी, ना कि घोड़े पे। तो फिर ये स्टोरी जो आप बोल रहे हैं कि वो घोड़े पे खुद से चढ़वाता था, तो ये सारी कहानी आई कहाँ से जब वो जाती हाथी पे थी? तो ये सब जो है झूठ है। और वास्तविकता ये होगी कि भाई जो अमीन वर्ग है वो ये चाहते होंगे कि भाई ऐसी कुछ स्टोरीज जो हैं वो उनके बारे में निकल के आए, ताकि वो काफ़ी अनपॉपुलर हो जाए लोगों के बीच में और वो जो है उन्हें उस पद से हटा सके। तो ये एक रीज़न ज़रूर हो सकता है, ठीक है। आगे चल के हम बात करेंगे कि जो आगे इनके रिवॉल्ट की हमने बात की, जैसे कि भाई उस समय जन विद्रोह तो नहीं हुआ बट कुछ रिवॉल्ट्स हुए, ठीक है। तो 19 कह रही हूँ 1240 में जो है रिवॉल्ट हुआ था अल्तूनिया का, जो अभी हमने 2 ऊपर नेम पढ़े थे, इन्होंने अपॉइंट किए थे। बठिंडा पंजाब का जो बदायूनी था उनका सेकंड जो है विश्वास पात्र जो था रज़िया का विरोध कर देता है, और याकूत खां की वजह से ये जो याकूत खां की कहानी चल रही है। क्यों? अब क्या होता है, जो अल्तूनिया है उसने पंजाब को खुद का स्वतंत्र बेसिकली शासक घोषित कर दिया, और इसी विद्रोह का दमन करने के लिए रज़िया निकली वहाँ से, ठीक है। रज़िया और याकूत खां ये दोनों निकले और अपनी सेना लेके पंजाब के बठिंडा की ओर निकले। अब रज़िया को ये तो पता नहीं था कि ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग थी, क्योंकि जो अल्तूनिया था उनका तुर्की अमीनों से जो है पहले ही बात हो चुका था कि उसकी सत्ता पीछे से छीन लेंगे, जैसे उसने अपने भाई के छीनी वैसे अब पीछे से वो छीन लेंगे। ये यहाँ आई है इन्हें कंट्रोल करने के लिए, वहाँ वो छीन लेंगे। तो इसीलिए ये उसे प्लानिंग तो पता थी नहीं। तो क्या होता है, जो अल्तूनिया है उसने याकूत खां को तो मरवा दिया। अब वो मरवा दिया, अब जो है बारम शाह जो था उसको जो है अगला सुल्तान वहाँ पे बना दिया गया। रज़िया को यहाँ लाया गया, पकड़ा गया, याकूत खां को मारा गया, और वहीं पे बारम शाह जो था वो नया सुल्तान बन गया। अब पर क्या होता है कि जो अल्तूनिया था उसने भाई एक डील करी रज़िया से कि देखो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा पर सिर्फ 2 शर्तों पे, इसमें से तुम खुद चूज़ कर लो। एक ये, या तो मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम मुझे दिल्ली का सिंहासन पूरा का पूरा मुझे दे दोगी, या फिर एक ये कि मुझसे निकाह कर लो ये, क्योंकि निकाह करोगी तब भी भाई दिल्ली सल्तनत जो है कहीं ना कहीं उसी के हाथ में जानी है, और अगर वो पूरी तरह से देंगी तो भी बात एक है। तो इसीलिए उन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया कि भाई शादी कर लेती हूँ, 50-50 का ऑप्शन तो रहेगा, उसमें तो सीधा पूरा का पूरा देना पड़ेगा, यहाँ पॉसिबिलिटी है कि वो उनका अपना भी रहेगा। तो इसीलिए जो है उन्होंने उससे निकाह भी कर लिया। अब वो निकले यहाँ पे,
बैरम शाह को हटाने के लिए। तो अब उस पे ये बोला जाता है इतिहासकारों द्वारा कि 2 स्टोरीज बताई जाती हैं। पहला कि जब दोनों विवाह करके निकले, दिल्ली की तरफ लौटे, तो कुछ गुप्तचरों ने बता दिया बैरम शाह को कि भाई वो वापस आ रहे हैं, अब वो अटैक करेंगे, वो अपनी सत्ता तुमसे वापस छीनेंगे। तो इसीलिए बैरम शाह ने दल चालिसा के जो 40 प्रशासक थे उनको ये आदेश दिया कि भाई इन लोगों को ना मरवा दो। तो इसीलिए जो है 1240 तक जो है दल चालिसा ने किसी भी तरीके से रज़िया और अल्तुनिया को मरवा दिया, जहाँ जो है कैथल हरियाणा में टॉम ऑफ रज़िया बनाया गया। ठीक है। वहीं दूसरा रीज़न ये बताया जाता है, जब वो दोनों विवाह करके दिल्ली लौट रहे थे उस समय कुछ डकैत आए और उन्होंने जो है उन्हें मार दिया। तो ये 2 जो है स्टोरीज दी जाती हैं उनकी डेथ से रिलेटेड। तो अब हम बात करते हैं, हमने विद्रोह की जैसे बात की थी, तो पहला विद्रोह तो लाहौर के हाकिम कबीर खान द्वारा हुआ था। ठीक है, जिसको रज़िया ने अच्छे से जो है संभाल लिया, उसे जो है विवश कर दिया कि भाई वो जो है अपने घुटने टेके, और कबीर खां को हाकिम नियुक्त कर दिया वहाँ का। ठीक है, ये तो रहा पहला। और दूसरा वही अल्तुनिया वाला जो अभी हमें ऊपर पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस रज़िया के जो शासनकाल था उसको लेके जो उस समय के कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन थे जैसे मिनाजुद्दीन सिराज, उनका क्या कहना था। तो वो कहते थे रज़िया का जो शासन था तकरीबन 3 साल 6 महीना 6 दिन तक रहा। अप्रॉक्सीमेटली 4 कह लो, बट इन्होंने प्रॉपर बताया है 3 years 6 months 6 days। जहाँ एल्फिस्टन ने ये बताया है कि जो रज़िया थी वो एक विमेन थी, औरत थी, इसी वजह से जो है वो औरत तो थी इसीलिए भाई उनका शासन चल नहीं पाया, बट अदरवाइज वो एक सक्सेसफुल रूलर थी। अगर मान लो वो लड़की नहीं होती, वो औरत नहीं होती, तो उनसे ज़्यादा बेहतर सक्सेसफुल रूलर हो नहीं पाता। तो उन्होंने बस एक यही चीज़ की कमी बताई जो मैंने भी आपको बताई नॉर्मली, क्योंकि वो फीमेल थी इसलिए कोई उन्हें शासन करने देना नहीं चाह रहा था। तो यहाँ पे यही एक दिक्कत आई, अदरवाइज एज सच उनके में एज अ रूलर कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, इसीलिए भाई इल्तुतमिश ने सोच समझ के रज़िया का नाम दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई उनके जो बेटे हैं वो इतने योग्य नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद जो है भाई बैरम शाह की हमने बात की थी, उसे शासक बनाया था। तो बैरम शाह जो है वो बनता है, वो भी 2 साल के लिए 1240 से लेके। ठीक है, अब जो है रज़िया के बाद अगला शासक जो बना था ये भी भाई इल्तुतमिश का ही बेटा था, तुर्की नेता था। ठीक है, अब ये भी नहीं कर पाया, तभी तो मैं कह रही हूँ इल्तुतमिश ने सोच समझ के ही चुना था रज़िया को। अब ये क्या है, इसने अपने काल में ठीक है एक नई पोस्ट जनरेट की थी जो क्या थी, नायाब ममलुकात, जिसमें फर्स्ट जो है अतिगन को बिठाया था। जो अभी हमने बात की थी ना, 2 लोगों को उसने अपॉइंट किया था रज़िया ने, एक तो अल्तुनिया था, एक अतिगन था। तो ये जो अतिगन था पहला, ये दगाबाज निकला। अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो पोस्ट थी ना, ये क्या थी, दल चालिसा के हेड बनाने के लिए थी, नायाब ममलुकात। ठीक है, जो 40 लोग हैं उनमें भी एक हेड, और वो जो है पहला किसे बनाया गया, अतिगन को। और अतिगन ने ही सारा जो है सिस्टम जो है अपने हाथ में चलाया, बस बैरम शाह तो एक कठपुतली राजा बन गया। तो ये उसकी पहले से ही प्लानिंग थी अतिगन की, और अल्तुनिया ने भी धोखा दिया था, ये तो हमने क्लियर किया ही था। तो ठीक है, ये पोस्ट ली, पर बैरम शाह बेशक शासक बना, बट वो था कठपुतली राजा। अब इस पद पे आके उसने औपचारिक नहीं अनौपचारिक तौर से अब सब कुछ अपने हाथों में लिया। तो भाई एक समय बाद बैरम शाह तंग तो आएगा ही ना, तो इसलिए उसने उसको मार दिया अतिगन को। अब क्योंकि अतिगन को मार दिया, तो ये जो तुर्के चहलगानी है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ पसंद नहीं करेंगे कि अगर वो एक पर्सन को मार सकता है तो वो पूरे तुर्के चहलगानी के जो 40 लोग हैं ना, उन 40 के 40 को मार देगा। इसी वजह से जो है विद्रोह हो गया, और दिल्ली में जब विद्रोह बढ़ गया तो इसी में जो है इसका कत्ल कर दिया गया। ठीक है, बैरम शाह को भी मार दिया। अब हम बात करें इसके टाइम पीरियड में जो एक स्पेशल फैक्ट की, तो वो ये था कि इसके टाइम पीरियड में पहला मंगोलियन अटैक हुआ था दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, किसके द्वारा, मंगोल सेनापति तेर बहादुर द्वारा। ये जो है लाहौर को नष्ट करके अपने अधिकार में कर लिए थे, क्योंकि भाई इफेक्टिव रूलर तो था ही नहीं ना।
और बात मैंने ये स्पेशल फैक्ट इसलिए बोला क्योंकि इससे पहले तक भी देखो कोशिश हुई थी, मंगोलियन अटैक्स होने थे, पर इल्तुतमिश ने बहुत स्मार्टली जो है मंगोलियन अटैक से खुद को बचा लिया। बट उसके बाद में भाई जो भी डील्स हुई वो तो इल्तुतमिश से हुई ना, बैरम शाह से थोड़े हुई, तो अटैक तो होने ही थे ना। तो मंगोलियन अटैक यहाँ पे पहली बार हुआ था, ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिए। उसके बाद भाई अब फिर से कोई और रूलर आएगा, है ना। तो वो था अलाउद्दीन मसूद शाह, जो बेसिकली 4 साल जो है रूल करता है, और ये भी जो है रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र होता है, ठीक है, और बैरम शाह का भतीजा होता है। तो ओवरऑल भाई बैरम शाह क्या है, वो है चाचा, ठीक है। उनको मार कर मसूद जो है दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बन जाता है। जो अभी हमने कहा था ना कत्ल होता है, तो कत्ल कौन करवाता है, वो अलाउद्दीन मसूद शाह करवाता है, ठीक है, जो रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था। इसी समय पर जो है बलबन ने जो इसके काल में अमीर हाजिब, बेसिकली दरबारी शिष्टाचार का प्रमुख, इसका पद जो है धारण किया था। और आप इस लाइन को इग्नोर करें। और धीरे धीरे बलबन ने सारे अधिकार अपने हाथ में करना शुरू कर दिया था। यहीं से अगर हम बोले ना कि भाई बलबन के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो बलबन ने पावर कहाँ से लेनी शुरू की, भाई उसने बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं है कि एकदम से वो आ गया, क्योंकि ना तो वो वंशानुगत तरीके से आया, ना किसी को ऐसा मार के आया, ठीक है। वो धीरे धीरे पावर को ग्रैब किया। तो उसने अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम पे अमीर हाजिब की पोस्ट ली। फिर उसके बाद में आता है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है, जो इल्तुतमिश का पुत्र कहीं मिलता है और कहीं पौत्र, जो इसने 20 साल तक शासन किया। ये था तो अयोग्य, पर फिर कहोगे कि भाई 20 साल शासन कैसे कर गया, तो भाई 20 साल शासन इसलिए कर गया क्योंकि प्रैक्टिकली जो शासन कर रहा था ना वो बलबन ही कर रहा था, ठीक है। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह नहीं कर रहा था, ये तो बस एक तरह का कठपुतली राजा था, ठीक है। तो जो मसूद शाह था उसको मार के नसरुद्दीन महमूद जो है दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना था। ये मारने की सीरीज ही चल रही है, ठीक है। उसके बाद अब ये अयोग्य था क्योंकि प्रशासनिक मामलों में इसकी रुचि थी नहीं, मार के बन तो गया, लग्जरीज चाहिए होती हैं तो उसके लिए बन तो गया, बट जिम्मेदारी उस हिसाब से नहीं संभाल पा रहा। एडमिनिस्ट्रेशन संभालना कोई आसान चीज़ थोड़े है। तो इसीलिए अब उसने तो भाई क्या किया, ज़्यादातर अपना समय तो इबादत में, धार्मिक कार्यों में, कुरान की लिपियाँ लिखने में, टोपियाँ बनाने में श्रद्धालुओं के लिए, मतलब जो है रिलीजन में ही बिल्कुल ही डूब गया। अब भाई उससे तो काम नहीं चलेगा पूरी तरह से, साम्राज्य को किसी ना किसी को तो देखना ही पड़ेगा। तो वहीं बलबन ने जो है वो सब हैंडल किया, अधिकतर अधिकार अपने हाथों में लिए, पर उसको भी ये डर था अगर वो जैसे सब कुछ ही ले लेगा तो विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। अब तो इसीलिए नसरुद्दीन मोहम्मद को उसने सुल्तान बने रहने दिया कि भाई इसे पहले बने रहने दो, सारी पावर है तो सही हाथ में, एक बारी ये जब खुद हट जाएगा तो मैं ग्रैब कर लूँगा, बट अभी जो है रिवॉल्ट हो जाएंगे, फिर इसको भी हटा दिया जाएगा या इसको भी मार दिया जाएगा, इसको भी कत्ल कर देंगे। तो इस चक्कर में उसने तकरीबन 20 साल उसे शासन करने दिया कि भाई कर लो, कोई नहीं। तो अब इसी के काल में उसने फिर से जो है पहले से ही पावर गेन कर रहा था और ज़्यादा गेन करने लगा। कैसे, नसरुद्दीन मोहम्मद की शादी करा दी उसने अपनी बेटी के साथ। अब क्योंकि बेटी से शादी कर दी, वो दामाद का हो गया, दामाद और बेटी का हो गया साम्राज्य, तो भाई संभालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसीलिए जो है इस समय जो है वज़ीर बना दिया गया और 20 साल तक वज़ीर बना। इसीलिए शुरू में इल्तुतमिश का जो है ये गुलाम बेशक था बलबन, पर अब जो है इसको टाइटल मिल गया था उलुग खां का, ठीक है। और जैसे ही भाई अब नसरुद्दीन की मृत्यु होती है, ठीक है, तो उसके बाद जो है बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, जिसका वो वेट कर रहा था। तो अब जो है हम बात करने वाले हैं गियासुद्दीन बलबन की, जो तकरीबन 21 साल तक शासन करता है, ठीक है, जिसका वास्तविक नाम क्या था, बाहुद्दीन, ठीक है। अब हम बात करते हैं गियासुद्दीन बलबन की। जो गियासुद्दीन बलबन था वो इल्तुतमिश की तरह ही एक इल्बरी तुर्क था, ठीक है, और बचपन में ही मंगोलों ने उसे पकड़ लिया था। जब मंगोलियन अटैक्स होते थे तो उसे पकड़ लिया था, पकड़ के ले गए थे, और भाई ऑब्वियस सी बात है, पकड़ के ले गए तो गुलाम ही बनाएंगे। फिर उसके बाद में जो है गजनी के बसरा के निवासी जो थे ख्वाजा जलालुद्दीन, उनके हाथों से बेच दिया,
ठीक है, उनको बेच दिया। फिर उसके बाद जो है जब वो दिल्ली आया तो ग्वालियर के पास जब ग्वालियर की विजय हुई थी ना, तो इल्तुतमिश आया था वहाँ पर। हमने बात की थी ना सबसे पहले कहाँ का वो जो है इक़्तिदार बना था, ग्वालियर का। तो जो है गवर्नर, तो ग्वालियर में जब आया था तब उसने इसे देखा और इसे खरीद लिया। तो इससे जो है अब प्रभावित होके ना बाद में चलकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद दिया। अब ये खसदार का पद क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का उनका जो पार्लियामेंट थी, उनकी जो सभाएं होती थी, बैठक होती थी, वहाँ का उसका सदस्य बना लिया। ठीक है, इवन रज़िया के काल तक आते आते इसने अमीर शिकार का जो पद था वो ले लिया, जिसमें सुल्तान के शिकार की व्यवस्था करना का काम होता था। और बैरम शाह के टाइम तक आते आते इसने अमीर आखुद का पद ले लिया था, जो शाही अस्तबल का होता है, हमने ऊपर बात की थी। तो आप देख रहे हो कितने लंबे टाइम पीरियड से वो अपनी पावर जो है गेन करता हुआ आ रहा था खुद से। इल्तुतमिश के टाइम पे खसदार का पद, रज़िया के टाइम पे अमीर शिकार का, बहरम शाह के अमीर आखुद का। ठीक है, जबकि वो अलग बात है, रज़िया के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रच रहा था तुर्कों के साथ में। वहीं अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम पे अमीर हाजिब का, बेसिकली अदालती अधिकारी जो हैं, जो समारोह और प्रोटोकॉल के अलावा सैन्य अनुशासन के लिए जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं उन जिनके हाथ में होती है वो अमीर हाजिब का पद ले लिया। और नसरुद्दीन मोहम्मद के टाइम पे तो हमने देखा ही था कि उलुग खां की जो है उपाधि ली थी और नाइबे मामलिकात का पद भी ले लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से वो आगे बढ़ा था। अब हम बात करते हैं कि उसका शासन कैसा था। ठीक है, तो उसका राज्य करने का सिद्धांत क्या था, क्या तरीका था। तो उसने जो राजत्व का सिद्धांत दिया था, ये पहला सुल्तान था जिसने प्रॉपरली बताया था कि भाई राज्य करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स की ज़रूरत है, जो उसने डिसाइड किए। तो उसने उसके 2 प्रिंसिपल्स बताए। पहला कि सुल्तान का पद जो होता है भाई वो ईश्वर देता है। ठीक है, अब ईश्वर देता है, अगर ईश्वर ने दिया तो भाई अगर उससे कुछ अच्छा होता है, बुरा होता है, तो उसका किसको जवाब देगा? ऑब्वियस सी बात है, वो जवाब भी ईश्वर को देगा, जनता को नहीं देगा कि भाई मैंने ये ऐसा किया तो ये इसलिए किया। वो कुछ नहीं कहेगा, वो किसी के लिए जवाबदेही नहीं है, सिर्फ ईश्वर को है। तो इसीलिए इस सिद्धांत पे बल देते हुए उसने खुद को ही ईश्वर की छाया बोला कि मैं ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं उसी की छाया हूँ। तो इसलिए जिल अल्लाह उसने खुद को कहा। और इसकी पुष्टि के लिए उसने अपने दरबार में जो भी लोग सामने आते थे, पेश होते थे, उसके आगे सिजदा करते थे, पैबोस करते थे। अब सिजदा क्या होता है? जब सुल्तान के आगे जो सिर झुकाते हैं वो सिजदा होता है। और पैबोस क्या होता है? जो सुल्तान के सामने घुटने के बल बैठकर जो पाँव चूमते हैं उसका, वो होता है पैबोस। ठीक है, तो अब जिल अल्लाह की पोस्ट ली और सिजदा और पैबोस करवाया इसी वजह से, जो कि ये जो परंपरा थी आप देख रहे, शाहजहां ने इसे रोकी थी और बाद में औरंगजेब ने इसे पूरी तरह से ख़त्म किया था। मतलब पूरे सल्तनत पीरियड में चलती रही, मुग़ल पीरियड में भी चलती रही, एक बहुत लंबे समय तक ये परंपरा जो बलबन ने शुरू की वो आगे चलती रही। और क्या हुआ कि बलबन ने खुद को जो है नियाबत खुदाई, बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव कहा गॉड का, जो मैंने अभी ऊपर बोला था, छाया था या रिप्रेजेंटेटिव था। ठीक है, तो नियाबत खुदाई उसने कहा, जिसका मतलब है कोई भी सुल्तान की बात को इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मेरी बात कैसे नहीं मानोगे। इसीलिए उसने क्लियर करा कि भाई सुल्तान की बात जो है इनकार नहीं करोगे। ठीक है, दूसरा क्या बोला उसने कि अब भाई सुल्तान का जो है निरंकुश होना ज़रूरी है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके लिए उसने क्या किया, अब भाई सेंट्रलाइज लाना है ना, तो भाई ये जो डिवीज़न हुआ है ना पावर का, वो ख़त्म करना होगा। इसीलिए उसने तर्क चहलगानी जो थी सबसे पहले उसे समाप्त किया। अब भाई ऐसे ही अगर वो बोल देगा कि भाई हम डिज़ोल्व कर रहे हैं इस तर्क चहलगानी को, ये 40 लोगों की जो ग्रुप बनी हुई थी इसको हम ख़त्म करते हैं, तो वो 40 लोग प्लान करके इसे मरवा नहीं देंगे। तो इसीलिए उसने क्या किया भाई, वो कुछ एक्शन ले उससे पहले इन्हीं 40 लोगों को ना अपने सैनिकों के माध्यम से मरवा दिया। तो अब तर्क चहलगानी फिर बची कहाँ, ख़त्म। तो इसीलिए जो है आगे चल के इवन यहाँ तक उसकी इस पॉलिसीज़ में ये भी कहा जाता है कि वो दयालु भी था। पर
ये याद रखें कि लोगों का अगर विद्रोह होता था ना, क्योंकि उसने कहा था, यहाँ पे ही कहा था कि भाई सुल्तान को या सुल्तान की बात से इनकार नहीं किया जा सकता, तो अगर किसी ने उसकी बात का विद्रोह किया तो कठोर कदम भी उठाए जाएंगे, जिसके लिए उसने पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड जो है इंट्रोड्यूस की। अब बेसिकली ये पॉलिसी क्या थी, तो इसके अकॉर्डिंगली बलबन ने कहा जो मेरे खिलाफ बगावत करेगा उसे खून के बदले खून ही मिलेगा, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स दी जाती थी। वैसे दयालु है, पर आप विद्रोह करोगे तो फिर बुरी हालत कर देगा। तो इसीलिए जो है ये उसने अपना राजत्व के सिद्धांत दिए। अब आगे चल के जो है इवन यहाँ तक बलबन जो है अपने दरबार में भी काफ़ी सारे चेंजेस लाता है, जिसमें बलबन अपने दरबार को जो है बहुत शानदार रखता है, ठीक है। अमीनों को अपने ओहदे के अकॉर्डिंग कतारों में खड़ा करता है, ठीक है। और जो ये पूरी हायरार्की उसने बनाई है वो अनुशासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए की, जिसमें किसको अपॉइंट किया, मीर हाजिब का पद पे अपॉइंट किया, बेसिकली एक पोस्ट बना दी, दायित्व दे दिया, ठीक है, अनुशासन स्थापित करने का। अब बलबन ने यहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि दरबार में जो है ये सिर्फ डेकोरेशन एक तरह से या लोगों के खड़े होने के तरीके पे ही ध्यान दिया, उसने काफ़ी चीज़ों पे ध्यान दिया ताकि भाई एकदम क्लियर फॉर्मल इन्वायरमेंट रहे कि भाई एक तो प्रॉपर ड्रेस कोड हो, ये नहीं कुछ भी पहन के आ रहे हो। और उसने यहाँ तक कि वहाँ पे बैठ के हंसना मजाक करना कोर्ट में, ये सब भी मना कर रखा था, क्योंकि अब अगर सीरियस बात हो रही है तो सीरियस बात हो रही है, ये नहीं कि हंसी मजाक हंसी टिटोला चल रहा है, तो वो जो है सम्राट को सीरियस नहीं लेंगे। अब क्योंकि सम्राट की बात ही अंतिम है तो इसीलिए वहाँ पे कोई हंसी ठिठोला नहीं होगा। और इवन यहाँ तक कि शराब पीकर जो है कोर्ट में आने को भी मना था, ठीक है। और वो खुद भी इन नियमों का पालन करता था, ऐसा नहीं था कि दूसरों को कहा और खुद जो है इन सबको फॉलो कर रहा है, नहीं, वो बेसिकली इन नियमों को पालन ज़रूर करता था। तो अब जो है आगे चल के उसने जो है नाकीब निकाबत का जो है एक साउंड क्रिएट किया। बेसिकली इस साउंड को ही ना जो है नाकीब निकाबा बोला जाता है। जब वो आता है ना तो बेल नहीं बजाते थे, घंटी टन जो भी है कि वो बजाते हैं, जिससे पता लगता है कि भाई आ रहा है, सुल्तान आ रहा है, सम्राट आ रहा है ना। तो जब भी वो बजते थे तो वही उसी साउंड को यहाँ बोला है नाकीब जो है नाकीब निकाबा, कि भाई एक अलर्ट साउंड होती थी कि भाई जो आपका किंग है वो आ रहा है। और जब सुल्तान बाहर निकलता था ना तो उसको देखने के लिए भाई एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती थी, और जो तलवारें होती थी ना वो सूर्य की रोशनी में बहुत ज़्यादा चमक रही होती थी। तो बर्नी ने ना इस सबको डिपिक्ट किया कि भाई बलबन के सार्वजनिक जुलूसों को देखने के लिए 100 से 200 कोस दूर तक हिंदू मुस्लिम सब दिल्ली आते थे कि भाई देखे इतना क्या रोब है उसका, ठीक है। तो बर्नी का मानना था जब भी किसी शासक का जो रोब है या वैभव है जन साधारण को दूर दूर से आए विशिष्ट जनों के हृदयों में प्रभावित करने में विफल होगा, तब राजतत्व और जो शासन है उचित तरीके से कायम नहीं रह सकता। मतलब अगर जो लोग नहीं आए या लोग अफेक्ट नहीं किए उसकी पर्सनालिटी से तो शासन उस हिसाब से चल नहीं सकता। मतलब अब यहाँ लोग आ रहे हैं, इतने एक्साइटेड हैं, देखना चाहते हैं, एक झलकी को देखना चाहते हैं कि किस तरीके का वो दिखता है, क्या उसका रोब है, तो मतलब शासन भी उसका अच्छा ही चलेगा। तो अब उसके आगे क्या होता है, इसने और क्या किया, प्रतिवर्ष जो फारसी त्यौहार होता था नौरोज जो था उसको बड़ी शान और शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ करी, जो बेसिकली एक पर्शियन न्यू ईयर था, शिया त्यौहार था, जो वर्तमान में 21 मार्च को जो है मनाया जाता है, जिसे जो है आगे चल के औरंगजेब ने प्रतिबंध किया था, उसे जो है रोका था। तब तक जो है ये सेलिब्रेशन चल रहा था, हर रूलर जो है मना रहा था। और ये पहला सुल्तान था भाई जिसने कहा तकरीबन मेरा जन्मदिन जो है 9 दिन तक मनाओ, तो जनता जो है 9 दिन तक उसका जन्मदिन मनाती थी। ये तो रही भाई उसके दरबार में जो उसने शिष्टाचार को लेके जो रूल्स रेगुलेशंस बनाई, अपना राजत्व का सिद्धांत दिया। इसके बाद हम बात करते हैं कि उसके काल में जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो इसमें जो है बर्नी का मानना था
कि जो नीच और तुच्छ लोग हैं उनको अलग रखने की नीति जो है अपनाई जाती थी। उदाहरण के तौर पे बलबन ने इल्तुतमिश के शासनकाल में एक सर्वेक्षण किया कि भाई कौन निम्न और तुच्छ परिवार के थे। उन व्यक्तियों की लिस्ट बनाई और उसमें से 33 लोग जो हैं निकल के आते हैं और उन सब को जो है बर्खास्त कर दिया। तो ये कहना था बर्नी का, उस समय के राइटर का, ठीक है, कि भाई ये जो है देखता था कि किस पोस्ट पर है या किस तरह की जाति से वो बिलोंग करते थे। बट वहीं अगर हम बात करें हिस्टोरियन सतीश चंद्र की, तो वो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं था। उन्होंने जांच पड़ताल की तो पता लगा जो निज़ामुल मुल्क जुनैदी था वो एक ताजिक था, जुलाहो के परिवार से था, पर उसे बर्खास्त नहीं किया था। अगर ऐसा था तो वो उसे भी बर्खास्त करते ना, क्योंकि वो भी तो तुर्की नहीं था, तो उसको भी तो बर्खास्त करते, पर ऐसा नहीं किया गया। ठीक है, इवन यहाँ तक ये भी बताया गया कि जो न्याय व्यवस्था है ना वो बहुत ही ज़्यादा उसकी ना स्ट्रॉन्ग थी। उसके लिए उसने एक गुप्तचर विभाग भी बनाया था जो बारीदे जो है मुमालिक था, ठीक है, उसका गठन किया था, जिसमें उसने ये ऐसे अधिकारी अपॉइंट किए थे कि जो भाई प्रॉपर टेक केयर रखें और ये भी देखें कि भाई किसी भी तरीके का अत्याचार ना हो रहा हो लोगों पे, ठीक है। तो जिसमें एग्जाम्पल सतीश चंद्र ने बताया है कि बदाऊं का एक इक्ता का हाकिम था, ठीक है, उसने जो है जो वो ड्रिंक करी हुई थी उसके नशे में था, तो उसने अपने सेवकों को कोड़े मार मार के जो है बेसिकली उसकी हत्या कर दी थी। तो बलबन ने फिर जब बलबन को पता लगा कि भाई ऐसा हुआ है, तो बलबन ने जो है उसे बुलाया, उसे बहुत मारा और उसकी हत्या करा दी। तो उसने ये भी क्लियर किया कि जो बारीद बेसिकली गुप्तचर है ये सूचनाएं नहीं देगा उसे भी खुलेआम फांसी दी जाएगी। तो इसीलिए भाई जो ये गुप्तचर विभाग के जो मेंबर्स होते थे वो भी बहुत अच्छे से काम करते थे, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये खबर हमसे नहीं गई तो किसी और गुप्तचर से चली जाएगी या किसी ना किसी तरह चली जाएगी, और चली गई और पता लगा हमने नहीं बताई तो हम भी गए। तो इसीलिए जो है सब काम बहुत अच्छे से करते थे। इसी तरह जो है दूसरा एग्जाम्पल भी उन्होंने बताया कि जो हथियारों का अध्यक्ष था एक अमीर मलिक हैबत, वो भी नशे की हालत में एक व्यक्ति की हत्या कर देता है। तो उस समय जो है सुल्तान ने बेसिकली बलबन ने आदेश दिया जो मालिक था हैबत उसको तकरीबन 500 बार चाबुक से मरवाया, चाबुक पड़वाए, और उसके बाद जो मृतक व्यक्ति था जो मारा गया था उसकी जो विधवा थी उस पर सौंप दिया कि अब भाई तुम देखो, अब बताओ इसे किस तरीके की सज़ा दी जानी चाहिए। तो ये जो हैबत था इसने जैसे तैसे 20,000 टंके देकर ना उस विधवा को तो ये समझा लिया प्लीज़ मेरी जान बचा लो, मैं आगे से परेशान नहीं करूँगा या मैं ऐसे नहीं करूँगा। तो वो भी मान गई और फिर छोड़ा गया उसे। तो बेसिकली पनिशमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती थी। तो बलबन को जो है दृढ़ विश्वास था इस बात पे कि जो धन है और निर्धनता है यही कारण है भाई लोगों में विद्रोह का, अदरवाइज लोग जो हैं वो विद्रोह नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो है आगे चल के जो उसका पुत्र था बुर्गरा खां उसने किसानों पर जो है भूमि कर लगाने की जो है नरमी बरतने को उसे बोला, जो खराज है कि उन पे प्रेशर मत बनाओ, अगर आप जनता पे प्रेशर बनाओगे उन पे गरीबी आएगी तो विद्रोह होंगे, अदरवाइज विद्रोह के और रीजंस नहीं क्रिएट होंगे। हाँ वो उनकी सत्ता में से लोग उठ के आए वो करें वो एक अलग चीज़ है, पर जो जनता है वो संतुष्ट रहेगी। तो उसका मानना ये था, इसीलिए उसने 2 डिपार्टमेंट्स और बनाए, वित्त विभाग के लिए दीवाने विराजत और सैन्य विभाग के लिए दीवाने आरिज, ठीक है। और डिपार्टमेंट जो एक डिपार्टमेंट और बनाया था ये हमने देखा था ना गुप्तचर का, बारीदे मुमालिक, ठीक है। इसने ये सारे डिपार्टमेंट्स बनवाए और इवन जो है सेंट्रलाइज्ड जो है रूल करने के लिए अपनी सेना को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए जो है उसने काफ़ी सारे प्रयास करे। और उसने क्या किया, अब भाई इतनी बड़ी जो सेना है उसको सैलरी देनी पड़ेगी, तो अब सैलरी कैसे दे, तो उसने क्या किया उनकी सैलरी बढ़ाई, इकता बढ़ाई, उपजाऊ गाँव से जो है उन लोगों को दिए ताकि जो है सेना जो है सशक्त बन पाए। और सेना को सक्रिय बनाने के लिए भी उसने बहुत सारे जो हैं तरीके अपनाए, जैसे कभी भी शिकार अभियान पे बोल देता था कि मुझे शिकार अभियान पे जाना है, चलो तुम कितना रेडी हो। अगर वो टाइम लगाएंगे फिर भाई वो गए, उनकी अलग ही धुनाई हो गई। तो
तो इसीलिए जो है वो ऐसे ऐसे शिकार अभियान बीच बीच में करता रहता था ताकि उसे पता लग सके कि उसकी सेना कितनी एक्टिव है, कि वो अभी ऑर्डर दिया और अभी उसकी पूरी सेना तैयार है। इसीलिए जो है ये आदेश उन्हें बहुत ज़्यादा पहले नहीं मिलते थे, एकदम रिसेंट मिलते थे। और इसके टाइम में भी हम बात करें ना बलबन की, मंगोल के आक्रमण जो है उसकी रोकथाम करने के लिए उसने जो है उत्तर पश्चिमी सीमा पर दुर्गों को बनवाया था, ठीक है, क्योंकि मंगोल अटैक्स तो शुरू हो चुके थे बैरम शाह के टाइम से ही हमने देखा, तो वो अटैक्स तो चलते ही रहे, लूटपाट चलती रही, बट अब उस लूटपाट को रोके कैसे, तो इसीलिए उसने जो है दुर्ग वगैरह बनवाए। अब हम बात करते हैं कि उसने अपनी जो साम्राज्य की सीमाएं थी वो किस तरीके से बढ़ाई घटाई, क्या किया, तो उस पर बात करते हैं। तो बंगाल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं बलबन जो है बलबन के टाइम पे। तो जो तुगरील खान था जो बेसिकली गवर्नर था बंगाल का, ठीक है, तो उस समय पे उसने भी रिवॉल्ट शुरू कर दिया था, खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, तो इसीलिए वो यहाँ आया और जो है उसका जो बेटा था बुगरा खां उसको वहाँ का गवर्नर बनाया। उसने कौन, बलबन ने इसको मारा जो तुगरील खां है और अपने बेटे को बिठा दिया, ठीक है। अब ये एक बात कही जाती है कि बलबन जो है ना, इसका खास बात क्या रही है, इसने ना तो कोई टेरिटरी जो थी जो इल्तुतमिश के टाइम तक, रज़िया सुल्तान के टाइम तक, बेसिकली अब तक जितने भी रूलर रहे हैं उनके टाइम तक जितनी भी टेरिटरी थी उसको उसने ना तो बढ़ाया कि उससे ज़्यादा कुछ बढ़ाया हो, ना उसने उसे घटने दिया। जैसे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं ना बंगाल तो भाई पहले से ही उनके अंडर था, है ना, तो अब भाई यहाँ पे जब उसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया तब जाके उसने रोका। तो यही कहा जाता है इसने ना 1 इंच बढ़ाया ना 1 इंच घटने दिया, और इसने एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया कि सुधार कैसे लाया जा सकता है, शासन कैसे किया जा सकता है, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया एज़ कम्पेयर टू कि एक्सपैंड किया जाए साम्राज्य को। तो अब हम बात करते हैं बलबन की कि उसके ना 2 पुत्र थे, ठीक है, एक तो अभी हमने बात की बुगरा खां की और एक था जो है शहजादा मोहम्मद खां, ठीक है। ये 2 पुत्र थे जिसमें पहला जो पुत्र था ये दुर्ग बनाने के बावजूद भी जब मंगोलियन अटैक हुआ था ना ये उसी में मारा गया, ठीक है। और उस समय पे जो है मुल्तान, सिंध और लाहौर राज्य उनके अधीन था। तो इसी के आश्रय में जो है अमीर खुसरो और आमिर हसन थे जो बाद में बलबन के पास चले गए थे, ठीक है। अमीर खुसरो जो भाई बहुत पॉपुलर नेम है और हम आगे बात करेंगे, वो इसी के काल में जो है इसके पास चले गए, ठीक है। और उसके पुत्र के जो है विक्षोभ में, बेसिकली उसके दुख में जाके जो है बलबन भी जो है वो मर गया, ठीक है। और जो है महरौली के आर्कियोलॉजिकल पार्क दिल्ली में जो है बलबन और उसके बेटे की जो है ग्रेव मिलती है, कब्र मिलती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बुगरा खां की, तो जो बुगरा खां था वो बलबन के जो है शहजादा मोहम्मद खां की मृत्यु के बाद में उसको बोला गया कि भाई तुम जो है सत्ता संभालो, क्योंकि अब तो बलबन भी नहीं रहा, तो अब तुम सत्ता संभाल लो दिल्ली सल्तनत की। अब भाई बुगरा खां ऐसा व्यक्ति था, वो नॉर्मल अपनी लग्जरीज में जो है उसी में खुश था, जो उसे बंगाल में मिल गई थी वो उसमें खुश था। वो ये नहीं, ये जिम्मेदारियाँ ये सब नहीं चाहता था कि इतना बड़ा मेरे को साम्राज्य है मैं इसको देखूं, क्योंकि उसने देख लिया बलबन को भाई कोई फ़ायदा नहीं होता, बहुत जिम्मेदारियों में दब जाएंगे, हम उस लग्जरीज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो ओवरऑल जो है वो नहीं चाहता था। तो इसीलिए उसने जो है अपने बेटे जो कैक्यूबाद था उसको अगला सम्राट बना दिया, जिसने तकरीबन 3 साल जो है शासन किया और उसको जो है पैरालाइज पड़ गया उसके बाद में। तो आगे चल के अब हमने अभी बात की कैक्यूबाद की जो 3 साल शासन करता है, ये भी अयोग्य शासक था। इसका एक वजीर था मलिक फ़िरोज़, ठीक है, जो उस समय इक़्तिदार था पंजाब का। इसी मलिक फ़िरोज़ ने जो है कैक्यूबाद को अयोग्यता का फ़ायदा उठाकर सिंहासन से हटा दिया, ठीक है। और मलिक फ़िरोज़ ने ही एक अल्पवर्ष का जो बच्चा था, बेसिकली छोटा बच्चा था, उसको दिल्ली का सुल्तान बना दिया ताकि एकदम से रिवॉल्ट बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ भी ना हो पाए। तो उसको मरवा के अयोग्य घोषित करके सिंहासन से हटा के उसी के बेटे को बिठा दिया। मरवा के क्या, वो तो खुद ही पैरालाइज से 3 साल बाद वो हो गया, बट
आगे जो है एक बच्चे को बिठाया। अब बच्चे को बिठाया तो बच्चा 3 साल का बच्चा था, तो 3 साल का बच्चा क्या शासन कर लेगा? नहीं ना। तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम गुलाम वंश का शासक था कैमूर, ठीक है, उसको जो है मलिक फिरोज ने, जो वजीर था, उसने उसकी हत्या करा दी एट द एंड, क्योंकि अब इसके बाद कोई भी क्लेम करने नहीं आएगा। तो उसने अब जाके जो है नए वंश की शुरुआत करी, जो बेसिकली डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा, जिसके लिए टर्म यूज़ किया वो था खिलजी वंश, खिलजी रेवोल्यूशन, द खिलजी रेवोल्यूशन। तो इसी पे अब हम बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है खिलजी वंश पे। तो इसके बाद आप देख सकते हो इतने सारे जो हमने 11 तकरीबन लोगों के बारे में बात की। तो सबसे पहले हमने बात की थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, आराम शाह की, शहाबुद्दीन इल्तुतमिश की, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रज़िया सुल्तान, बैरम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, गयासुद्दीन बलबन, क्याक्युबाद और कैमूर। तो ये जो हैं 11 लोग थे। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं खिलजी डायनेस्टी की, खिलजी रेवोल्यूशन की, जो डॉक्टर त्रिपाठी ने टर्म दिया। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स में अपने फीडबैक प्रोवाइड ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।